हमने डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। उसके बेसिस पे हमने एक सम भी सोल्व किया था। आई होप कि आप सभी ने वो कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का, जो कि है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसे हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक नाम आप इसे दे सकते हो। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीनरी बाय की है 1 लाख की, क्लियर है। जब फर्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और डेप्रिसिएशन की रेट हमें दे रखी है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे इसी वैल्यू पे फर्स्ट ईयर तक। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपकी होगी 10,000। उसके बाद जब हम सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इस मशीनरी का जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस आपका कितना रहेगा? 90,000 रहेगा, क्योंकि 10,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है। तो 1 लाख में से अगर 10,000 हम लेस कर दें तो 90,000 रहेगा आपका रिटर्न डाउन वैल्यू। इसकी मशीन की कितनी रहने वाली है? रिटर्न डाउन वैल्यू रहने वाली है 90,000। और इसके ऊपर फिर हम डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे 10% की रेट से, तो जब हम इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे न कि ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो ये वाला मेथड हमारा कहलाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्योंकि इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू पे। जो वैल्यू हमारी राइट डाउन करके, डेप्रिसिएशन राइट डाउन करके जो वैल्यू हमारी आती है ईयर के स्टार्टिंग में, हम उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, न कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। सॉरी, यहाँ जो अमाउंट आएगा वो 9,000 आएगा, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिया, क्योंकि 90,000 का 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर के थर्ड ईयर अगर हम कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन की अमाउंट 10% की रेट से, तो यहाँ जो रिटर्न डाउन वैल्यू है मशीनरी की वो है 81,000। अब डेप्रिसिएशन कितनी होगी आपकी? 8,100। अब देखो जैसे जैसे समय गुजर रहा है तो जो आपकी डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, तो इसीलिए इसे ये भी कहा जाता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या होगा? डेप्रिसिएशन की वैल्यू जैसे जैसे समय हमारा बीतता चला जाएगा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी या डेप्रिसिएशन की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी हमारी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये घटती मूल्य पे, डिमिनिश होते मूल्य पे हम चार्ज करते हैं। जो डिमिनिश हो चुका है उसी पे हम चार्ज करते हैं, न कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ये तीनों नाम है इसके, और ये पैटर्न रहेगा आपका। जो ईयर के स्टार्ट में आपको बैलेंस दिया गया है उसी पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, न कि आप ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम जो है डिफरेंट मशीनरी को अलग अलग हमें ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम फिक्स या स्ट्रेट लाइन मेथड में, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड में हम करते थे, अगर हमारे पास मशीनरी 3 है 1 लाख की, तो हम तीनों के लिए अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे और अलग अलग उनकी वैल्यू निकालते थे। लेकिन अगर वही तीनों मशीनें हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें, तो हम इकट्ठा उनका बैलेंस रखेंगे 3 लाख और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएंगे। हमें अलग अलग कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब उसके बाद आपको बताए गए हैं इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के मेरिट क्या क्या हैं या इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ईजी कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बैलेंस है उसका जो आपको रेट दी गई है उसकी मदद से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो। हमें ओरिजिनल कॉस्ट को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें सभी के लिए अलग अलग भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए इजी कैलकुलेशन है। अदरवाइज
स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें हर एक मशीनरी के लिए अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती थी, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो अलग अलग होता था। तो इसीलिए इजी कैलकुलेशन है। फर्स्ट इसका मेरिट्स। सेकंड मेरिट इसका क्या है, इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। इक्वल चार्ज है अगेंस्ट इनकम। जैसा हम जानते हैं कि जब हमारी मशीनरी न्यू होगी, जब भी हम कोई मशीनरी न्यूली बाय करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हाई होती है। तो स्टार्टिंग में ईयर में क्या होता है, आपकी इनकम क्या होती है, हाई होती है। स्टार्टिंग ईयर में आपकी इनकम हाई रहेगी, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आपकी क्या रहती है, हाई। और जैसे जैसे ये मशीन पुरानी होती चली जाएगी, आपकी इनकम भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो उसी रिगार्डिंग ये डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो भी लो हो जाएगी। तो ये इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम है। जैसी आपकी इनकम, अगर इनकम हाई है तो डेप्रिसिएशन भी हाई रहेगी, अगर इनकम लो है तो आपकी डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी लो रहेगा। तो इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। उसके बाद थर्ड इसकी मेरिट्स क्या हैं हम या एडवांटेजेस क्या हैं, नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर। बाद के सालों में आपके ऊपर अनावश्यक बर्डन नहीं रहेगा, जैसा स्ट्रेट लाइन मेथड में होता था। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, जैसे इसी मशीनरी के ऊपर हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। मान लेते हैं कि ये मशीनरी हमारी 5 ईयर तक वर्क करती है, तो 5 ईयर तक इस पर हर साल अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपकी रहने वाली है 10,000 ईच ईयर। अब जैसे जैसे मशीनरी आपकी पुरानी होगी उसके ऊपर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि मशीन जैसे जैसे पुरानी होगी उसके रिपेयरिंग की भी आवश्यकता होगी और उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चे भी करने होंगे। तो वो स्टार्टिंग में तो जब न्यू मशीनरी होती है तो रिपेयरिंग की आपको आवश्यकता नहीं, ना ही मेंटेनेंस की आपको आवश्यकता होती। तो यहाँ पे तो आपकी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी नील रहेगी। लेकिन यहाँ जाते जाते जब लास्ट ईयर में वो प्रवेश करेगी तो उस ईयर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 20,000 हो जाती है, तो 20,000 तो आपको रिपेयरिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ रही हो, 10,000 आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। तो जो लेटर ईयर है उनमें आपका प्रेशर देखो बढ़ रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। इसमें क्या होगा, जब हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इसी तरीके से जब 5th ईयर आएगा तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट इससे भी कुछ कम होगी, 8,100 से भी कुछ कम होगी। हम मान लेते हैं कि 6,300 के आसपास होगी, हम मान रहे हैं, जस्ट अज्यूम करें, कैलकुलेट मैंने नहीं किए। तो ये 5th ईयर में डेप्रिसिएशन होगी। यहाँ आपके रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का कॉस्ट नील है, यहाँ पहुँचते पहुँचते वो जैसे हमने उस एग्जाम्पल में लिया है 20,000। तो अब देखो लास्ट ईयर में आपका प्रेशर कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, 26,300। और वहाँ जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो 30,000। तो यहाँ आपका अनड्यू प्रेशर हो जाता है लेटर ईयर में, यहाँ ऐसी सिचुएशन आपके सामने नहीं आती। क्लियर है, ये इसकी नेक्स्ट मेरिट थी। उसके बाद और कुछ दिए गए हमें, हाँ एक और इसकी मेरिट्स में हमें बताया गया है, एसेट्स बैलेंस इज नेवर रिटन ऑफ टू ज़ीरो। आप कभी भी अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करोगे तो कभी भी एसेट्स को फुल्ली राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ न कुछ बैलेंस आपका बचा रहेगा, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये पहुँचते पहुँचते कभी भी जीरो तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ऐसा पॉसिबल है कि इस मशीनरी की वैल्यू 5 साल के बाद जीरो हो जाएगी, लेकिन उस मेथड में ऐसा कभी नहीं होगा, एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज इसका, ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ये अप्रूव्ड है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो इसी मेथड को अलाउ करती हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, न कि स्ट्रेट लाइन मेथड को। ये इसके मेरिट्स होंगे। उसके बाद डीमेरिट्स, क्या क्या डीमेरिट्स है इसके, तो डीमेरिट्स में सबसे पहला जो मेरिट अभी अभी हमने किया था, एसेट कैन बी नेवर रिटर्न ऑफ टू ज़ीरो, यही इसका डीमेरिट भी बन जाएगा कि एसेट्स को आप कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर सकते, जीरो तक आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो एसेट्स है वो ऑब्सोलीट हो जाती है कंप्लीटली और उसके बदले हमें कुछ मिलने वाला नहीं होता।
तो इस मेथड में हम उसे कम्प्लीटली राइट ऑफ नहीं कर सकते, उसका बैलेंस कुछ ना कुछ हमारे बैलेंस शीट में शो होता रहेगा, तो वो एक इसकी डीमेरिट बन जाती है। उसके बाद इंटरेस्ट फैक्टर को इसमें भी कंसीडर नहीं किया जाता, जैसा स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं किया जाता था, इंटरेस्ट फैक्टर को इसमें भी कंसीडर नहीं किया जाता। मींस कि ये एसेट बाय करने के लिए आपने अगर लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको कंसीडर नहीं किया जाता, इसकी एक्चुअल कॉस्ट को ही डेप्रिसिएशन के लिए बेस बनाया जाता है, इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, इंटरेस्ट की अमाउंट आप ऐड नहीं करते। उसके बाद थर्ड इसकी डिमेरिट क्या है? थर्ड इसकी ये है डिफ़िकल्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसाइड नहीं कर सकते इजीली। जब आप रेट डिसाइड करते हो तो आपके सामने समस्या ये रहती है कि कंप्लीटली एसेट को आप जीरो तक राइट ऑफ कर नहीं सकते, तो कौन सी रेट आप डिसाइड करो। बेसिकली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की रेट जो है वो हाई डिसाइड की जाती है। अगर हम लो रखेंगे तो डेप्रिसिएशन आपकी कम ही चार्ज होगी और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी जैसे जैसे समय बीतेगा, तो उसका क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट आपका शो नहीं हो पाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप कम चार्ज करोगे। तो इसीलिए जब हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इसकी रेट क्या होगी तो हमें हाई रखनी चाहिए, और इसको डिटरमाइन करना इजी टास्क नहीं है क्योंकि हमें एक्सपर्ट्स की सहायता लेनी पड़ेगी और उनके भी अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो पर्सनल जजमेंट बेसिस रहता है कि डेप्रिसिएशन की रेट आप क्या डिसाइड करोगे। इसके अलावा आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं वो आपने कर लेने हैं। एक और इसका डिमेरिट हम ये बता सकते हैं कि जब हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज़ करते हैं तो हम ओरिजिनल कॉस्ट का ईजिली पता नहीं लगा सकते, लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम ओरिजिनल कॉस्ट की वो कितने में बाय की गई थी उसका पता इजीली लगा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद डिफरेंसेस दिए गए हैं वो आपने खुद ही स्टडी कर लेने। अब हम इस पे बेसिक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से सोल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ मैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपको दिए गए हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है। हम 2 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं 11th इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन 11 की स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ। ऑन 1 मई 2006, मैं यहाँ डेट और की पॉइंट लिख रहा हूँ। ऑन 1 मई 2006 एक्स क्या करता है, परचेज ए सेकंड हैंड मशीनरी। सेकंड हैंड मशीनरी उसने क्या की है, परचेज की है। इस डेट को सेकंड हैंड मशीनरी बाय की है उसने और अमाउंट है 50,000। क्लियर है? उसके बाद ये कहता है पेड 11,000 फॉर इट्स ओवरहेल्मिंग एंड 5,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन विच वाज कंप्लीटेड ऑन 30th June 2006। 30 जून 2006 को इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड। 30 जून 2006 को इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ और इसकी ओवरहेल्मिंग के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो किए हैं 11,000 और 5,000। एक बार मैं इसको रफ करके क्लियरली लिख देता हूँ। इस डेट आपने परचेज किया ये, फिर आपने ओवरहेल्मिंग की 11,000 की और फिर इंस्टॉलेशन आपने किया और उसके लिए आपने पे किए 5,000। क्लियर है? और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ 30 जून 2006 को। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है ऑन 1
January 2008 a repair work was carried out on machine and paid 5,000 were spent for the same। और 1/1/2008 को आपने क्या करवाई है, रिपेयरिंग करवाई है, रिपेयरिंग, और ये करवाई आपने 5,000 की। उसके बाद ये कहता है द मशीन वाज सोल्ड ऑन 31 जनवरी 2009। 31 जनवरी 2009 को आपने क्या कर दी, ये मशीनरी सेल कर दी, और ये आपने सेल की है 21,000 की पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ। और उसके बाद ये कहता है एंड अमाउंट ऑफ 1,000 वाज पेड फॉर डिसमेंटलिंग चार्जेस, और आपने डिसमेंटलिंग चार्ज पे किया है 1,000 इसी डेट को। द कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो है 20% पर एनम, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। क्लियर है? उसके और खाते आप बंद करते हो 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को आप क्या करते हो, खाते बंद करते हो ईच ईयर। ये मैंने कुछ की पॉइंट्स यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं। अब हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। हमें प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, अकाउंट आपका सेम वैसे ही प्रिपेयर होगा जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रिपेयर करते थे, बस हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो अलग तरीके से चार्ज करनी है। वही सेम आपका डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एंड यहाँ भी डेट, ये पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है, ये आपको सभी पता ही है। उसके बाद स्टार्टिंग हमें करनी है कब से, 1 मई 2006 को हमने क्या किया है, 1 मई 2006 को ही हमने मशीनरी बाय की है। तो जब हमने बाय की होगी तब हमने एंट्री क्या की होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री हमने की होगी। तो इसकी पोस्टिंग जब हम करेंगे तो डेबिट साइड हमें पोस्ट करना है 1 मई 2006 को हमें क्या करना है, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हमें कितना लिखना है, जितना हमें दिया गया है 50,000 की हमने बाय की। क्लियर है? उसके बाद देखो इसकी ओवरहेल्मिंग के लिए और इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हमने पे किए हैं 11,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली। ओवरहेल्मिंग होती क्या है, देखो जब भी आप कोई सेकेंड हैंड मशीनरी बाय करते हो तो वो इस कंडीशन में नहीं होती कि आप उसका यूज़ करो, डायरेक्टली आप यूज़ कर सको। तो जब उस सेकेंड हैंड मशीनरी को आप ऐसी कंडीशन में लेकर के आते हो कि वो वर्क कर सके, आपके लिए वर्किंग कंडीशन में आप लेकर के आते हो, तो उसके लिए जो आप खर्चा करते हो वो ओवरहेल्मिंग कहलाता है। जब आप कुछ मेजर रिपेयरिंग का खर्चा कर रहे हो या उसको ऐसी कंडीशन में लेकर के आ रहे हो कि अब आप उससे काम ले सकते हो, उस मशीनरी को आप यूज़ कर सकते हो, तो वो ओवरहेल्मिंग कहलाता है। उसके लिए आपने खर्चा किया 11,000 और इंस्टॉलेशन मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए आपने 5,000 खर्चा किया है। तो ये जो खर्चा है क्या हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करेंगे या अलग से दिखाएंगे? हाँ, मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया हुआ है कि जब तक मशीनरी का हम अपने यहाँ यूज़ करना स्टार्ट नहीं कर देते, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो, उसके ऊपर जो भी खर्चा किया जाएगा वो सारा का सारा उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये खर्चा भी उसी की कॉस्ट में ऐड होना है, हमें रिपेयरिंग का अलग से नहीं दिखा देना है, क्योंकि ये इसी की कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि अब तक हमने उसका यूज़ ही नहीं किया था। तो जब हमने ये खर्चे किए हैं उसी डेट को हम क्या करेंगे, खर्चे हमने कब किए हैं, 30 जून 2006 को, तो इसी दिन हमने एंट्री क्या की होगी, हमने लिखा होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये खर्चा हमने टोटल मिला के कितना किया, 16,000, तो 16,000 हमने यहाँ लिखा होगा। क्लियर है? तो इस डेट को हम फिर से पोस्टिंग करेंगे इसकी
30 जून 2016 को पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना 16,000, क्लियर है। अब ये इसी की कॉस्ट में ऐड होगा तो टोटल मिला के आपके पास मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितनी है 66,000। ये टोटल वैल्यू है मशीनरी की इस डेट को, और इसी डेट को ये इंस्टॉल की गई है। तो जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो इसी डेट से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसी डेट को इंस्टॉल हो चुकी है, अब वो रेडी है यूज़ होने के लिए। तो उसके बाद जितना टाइम हमने इस मशीनरी का यूज़ किया उसके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब देखो जून के बाद अगले मार्च तक हमने कितने महीने इसका यूज़ किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो 9 मंथ तक हमने इस मशीनरी का यूज़ किया है। तो अब जब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 9 मंथ की करनी है। इस ईयर और कुछ हुआ नहीं था तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ की हमें कैलकुलेट करनी है किस वैल्यू पे 66,000 पे। रेट क्या है 20%, 66,000 इंटू में 20 डिवाइड बाई 100, और हमें कैलकुलेट कितने टाइम के लिए करनी है 9 मंथ के लिए। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन की अमाउंट, ये कैंसिल हो जाएगा, आप फिर इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1, यहाँ रह गए 1 3, और फिर से इसको 4 से कैंसिल कर लो अगर हो जाता है तो। 4 से जब आप करोगे 3, यहाँ रह गया 1 3। तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आएगी आपकी वो कितनी आएगी 9,900। ये अमाउंट डेप्रिसिएशन की आप चार्ज करोगे। तो आपने एंट्री क्या करनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री आपने की होगी जब डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है। इसकी जब आप पोस्टिंग करोगे मशीनरी अकाउंट में तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड आप क्या लिखोगे 31 मार्च 2007 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है तो मशीन का अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, अमाउंट कितना 9,900। अब जैसा हम पहले करते आए थे 66,000 यहाँ इसी डेट को सेम डेट को हम बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD। बैलेंस कितना रहेगा आपका, इसमें से 9,900 आप लेस करोगे तो ये रहेगा 57 में से आप लेस कर दो 900, 56,100। ये आपका बैलेंस रहेगा CD। अब इस बैलेंस को आप नेक्स्ट ईयर ब्रोट डाउन कर लोगे किस डेट को 1 अप्रैल 2007 को। यहाँ क्या लिखोगे आप टू बैलेंस BD, और ये पहले ही बताया था उसको आपको, यहाँ आपको टू बैलेंस BD क्यों लिखना है तो यहाँ आप अमाउंट लिखोगे 56,100। अब इस ईयर देखो हमने क्या किया है, इस ईयर हमने रिपेयरिंग करवाई है, 1/1/2008 को, वो भी इसी ईयर में आएगा क्योंकि हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च 2008 को एंड होगा, इसी ईयर में आएगा। हमने क्या करवाई है देखो ध्यान से, रिपेयरिंग करवाई है। तो अब हम मशीन का यूज़ कर रहे थे तो अब अगर हम रिपेयरिंग करवाते हैं तो वो हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है, न कि कैपिटल नेचर का, और ये रिपेयरिंग इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। तो इसके लिए हमने एंट्री क्या कर दी होगी, इसके लिए हमने एंट्री की होगी रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ये वाली एंट्री की होगी। तो क्या इस एंट्री में कहीं भी मशीन अकाउंट का जिक्र आया नहीं है, तो इसकी कोई भी पोस्टिंग नहीं होनी हमारे मशीनरी अकाउंट में। तो बस इसको इग्नोर करना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ताकि आप इसकी भी एंट्री कर दो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस ईयर और कुछ नहीं हुआ तो इस ईयर के एंड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 31 मार्च 2008 को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, एंट्री यही सेम आप करोगे, लेकिन अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा। अब अमाउंट आपका कितना होगा वो हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से या रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, डेप्रिसिएशन की रेट आपकी 20%। अब आपको किस वैल्यू पे चार्ज करना है ये इंपॉर्टेंट है। अब आप डेप्रिसिएशन जो चार्ज करोगे ओपनिंग बैलेंस, इस ईयर के स्टार्टिंग में जो बैलेंस था उसको ध्यान में रखोगे, न कि इस बात को कि उसकी कॉस्ट क्या थी।
जैसा हम स्ट्रेट लाइन मेथड में करते थे। तो अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 56,100 पे 20% की रेट से और फुल ईयर की, तो हमें यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर अगर हम 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा 11,220 रुपीज़ आई थिंक। बाकी आप देख लो एक बार कैलकुलेट करके। जब आप कैलकुलेट करोगे इसे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 बिल्कुल सही है। 11,220 रुपीज़ आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। एंट्री जब आपने ये की मशीन का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट 11,220 रुपीज़। अब इसी डेट को फिर से हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। उसके लिए हमें पहले क्या करना है, टोटल करना है दोनों साइड का। इस साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है 56,100 एंड 56,100। अब हम निकाल लेंगे बैलेंस, तो ये बैलेंस कितना आएगा, बाय बैलेंस CD। बैलेंस कितना रहेगा आपका, इसमें से लेस करोगे 11,220, तो 11,000 इसमें से लेस करोगे, ये रहेगा आपका 45,000 में से आपको 100 लेस किया आपने, ये रहेगा आपका 44,900, 44,880 रुपीज़। ये आपका बैलेंस रह जाएगा। एक बार टोटल करके क्रॉस चेक कर लो। 8 और 2 10, 1 कैरी हो गया, 8 और 2 10, एक 1 कैरी हुआ था, 1 आ गया आपका यहाँ, 1 कैरी होगा, 4 और 5 6, बिल्कुल ठीक है। ये वाला बैलेंस रहेगा आपका लास्ट में। अब उसके बाद फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है। 1 अप्रैल 2008 को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। अब बैलेंस कितना, 44,880 रुपीज़। उसके बाद हमें क्या करना है, इस ईयर देखो क्या हुआ था, 31 जनवरी 2009 को आपने मशीनरी सेल कर दी। अब ये ईयर हमारा कब एंड होगा, 31 मार्च 2009 को, और हमने सेल कब कर दी मशीनरी, 31 जनवरी को। इट मीन्स इसी ईयर हमने सेल कर दी है। तो जब हम सेल कर देते हैं मशीनरी को, तो उसी डेट तक डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जब हमने सेल की उसी डेट को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। तो अब हमने सेल की है ये 31 जनवरी को, तो कितने महीने हमने यूज़ की है, देखो जनवरी के बाद फरवरी एंड मार्च, 2 महीने रह गए थे इस ईयर को एंड होने में। तो इट मीन्स हमने 10 मंथ इस मशीनरी का यूज़ किया है। तो अब जब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, अमाउंट कौन सा रहेगा, 44,880 रुपीज़, रेट 20% और टाइम 10 मंथ। 10 मंथ के लिए कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन आप इसकी, 12 से कैंसिल कर लो अगर डायरेक्टली हो जाता है तो। 3 पे चला गया, यहाँ रह गए 8, 7 पे चला गया, यहाँ रह गए 4, ये 4 पे चला गया। दोबारा कैंसिल करके देख लो कहीं हम गलत ना कर दें। 3 पे जाएगा तो रह जाएंगे 8, 88 हो गया, 88 7 पे चला जाएगा, रह गए 4 पे चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल होगी और ये 0 से ये 0 कैंसिल होगी। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे 374 को, या हम कहीं भी इसका डबल 0847, 7,480 रुपीज़। ये आपकी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा जो आपको चार्ज करना है। कब चार्ज करना है, जिस डेट को आप सेल कर रहे हो। 31 जनवरी 2009 को आप यहाँ क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन। ये आपको पता ही है बाय डेप्रिसिएशन हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट की है 7,480 रुपीज़। क्लियर है। उसके बाद हमने ये मशीनरी सेल कितने में की, हमने सेल की है 21,000 में, और उसके बाद हमें दे रखा है डिसमेंटलिंग चार्ज इसके ऊपर लगा है 1,000। इट मीन्स जब हमने इंस्टॉल किया था, जो स्ट्रक्चर हमने प्रिपेयर किया था, उसको बिल्कुल साफ करने के लिए जो खर्चा है वो 1,000 आया है। अब वो इसी वैल्यू में से हम लेस कर देंगे, क्योंकि जो सेल प्रोसीड होगा वो हमें
टोटल मिलने थे 21,000 और 1,000 का हमारा खर्चा हो गया उसको वहाँ से उखाड़ के और डिसमेंटल करने में, तो वो इसी में से हम लेस कर देंगे। तो हमारे लिए जो सेल प्रोसीड है वो कितने का है, 20,000 का। क्लियर है। तो इस डेट को ये डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज हो चुकी थी, ये वैल्यू थी इस मशीनरी की, तो इस डेट को वैल्यू क्या रही होगी मशीनरी की, इस डेट को स्टार्टिंग जब ईयर का स्टार्ट हुआ था तब वैल्यू थी 44,880 रुपीज़, 44,880 रुपीज़। उसके बाद जब हमने बेचा तब तक डेप्रिसिएशन लगी इसके ऊपर 7,480 रुपीज़। तो अब बैलेंस इसका कितना रह गया, 4 और यहाँ 4, 37,400। ये मशीन की वैल्यू थी जब आपने सेल की, आपको सेल करके मिला कितना, 20,000। तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास 20,000 रुपीज़ आएंगे तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे 20,000 से, टू मशीन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कितनी वैल्यू से, जितनी उसकी वैल्यू थी 37,400 से। और डेबिट आप किसे करोगे, फिर आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। आप सारे के सारे लॉस आप डेबिट करते हो या एक्सपेंसेस भी आप डेबिट करते हो, इसीलिए हमने इसको डेबिट किया है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 17,400, ये आपका लॉस है। ये एंट्री होगी, इसकी पोस्टिंग जब हम करेंगे मशीनरी अकाउंट में तो इसी डेट को मशीनरी अकाउंट देखो क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से, हम यहाँ लिखेंगे बाय, पहले तो बैंक की वजह से, बाय बैंक अकाउंट, बैंक की वजह से कितना 20,000, और फिर बाय इसी डेट को लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब अमाउंट कितना है 17,400। क्लियर है। अब दोनों साइड का टोटल करके देखो, इस साइड का टोटल 44,880 और इस साइड का टोटल और करके देखो आप 4 and 4 880 और ये आपका रहेगा 7 and 7 4 44,880। तो इस तरीके से आपका बनेगा मशीन अकाउंट अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को फॉलो करते हो। देखो आपको चीज़ें ध्यान में क्या रखनी है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करोगे तो ओपनिंग बैलेंस पे आपको ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इसमें एक दो जो हमारी टर्म थी वो नई आई थी, जैसे ओवरहेल्विंग और डिसमेंटलिंग चार्ज। तो जो ओवरहेल्विंग है, अगर हम बिजनेस में यूज़ करने से पहले हम कोई भी मेजर रिपेयर करवाते हैं या रिपेयर भी करवाते हैं मशीनरी की, तो वो खर्चा भी कॉस्ट में ऐड होता है, तो ये भी कॉस्ट में ऐड होना था। और उसके बाद एक और रिपेयरिंग इसने दे दी थी आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि इसको भी आप ऐड कर दो, लेकिन ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है क्योंकि अब हम यूज़ कर रहे थे मशीनरी को, तो इसीलिए इसको आपको ऐड नहीं करना है। और डिसमेंटलिंग चार्ज आपको दे दिया गया था कि आपने जो सेल किया उसके लिए आपने खर्चा कितना किया, आपने खर्चा किया था 1,000, अब वो इसी में से लेस हो जाएगा, तो सेल प्रोसीड हमारा कितना रहने वाला है 20,000। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसके 7 या 8 क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन आपसे बन पड़े सोल्व कर देना, बाकी हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।